अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या हम इसको कह सकते हैं कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन। मीन्स कि अब हम m इक्वेशंस को डील कर रहे हैं और हमारे पास n जो है वो अननोन वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब इसको हम किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन है a और x की, और यहाँ पे हमारे पास b है। तो हम इन्हीं के ये अकॉर्डिंगली इसके जो मैट्रिक्स होगा उसको कैपिटल A का नाम दे देते हैं, और इसके मैट्रिक्स को हम कैपिटल X का नाम दे देते हैं, और इसके जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम कैपिटल B का नाम दे देते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स हम इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तब कहते हैं जब हमारे पास वहाँ पे जो एंट्रीज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंट्रीज़ होती हैं। मीन्स कि जितनी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में एंट्रीज़ है उतनी ही हमारे पास सेकंड एंट्री में मैट्रिक्स में भी एंट्रीज़ हों। वी कैन रिप्लेस द m इक्वेशन इन दिस सिस्टम बाय द सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। अब किस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म ये आ गई। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिक्स की आपस में a और x की, तो हम अब इसको सेपरेटली लिखना चाह रहे हैं। द m क्रॉस वन कौन सा है हमारे पास, m किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ m है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो एक ही है। m क्रॉस m मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हैज़ अ प्रोडक्ट टू गिव। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेशन तब कब पॉसिबल होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम में होने चाहिए। दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा जो आपस में मल्टीप्लिकेशन जिनकी हो रही है। अब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ। थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ, सो ऑन टू m हमारे पास रो है, और हमारे पास यहाँ पे n जो है वो कॉलम है। तो हम उसको फर्स्ट कॉलम है जिसमें 1 to n एंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इसको a x और b का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। ये x बोल्ड है और यहाँ पे ये b भी बोल्ड लिखा गया। जो a मैट्रिक्स होगा उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ the system is obtained by adjoining B to A and the last column. Thus the augmented matrix is, इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है हमारे पास A/B, A11, A12 so on to A1n and so on to AM1, AM2 and so on to AMN। और यहाँ हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स B दिया गया। ये एक नोट के तौर पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इतना जो आपके पास है इसको भी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास है कि हम यहाँ पे जितने भी पार्ट्स करेंगे इक्वेशन 11 और 12 के, उनमें हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाएगी एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या होगी, एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी। Ax इज इक्वल टू बी एंड राइट आउट दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने सिंपल इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स फॉर्म की वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास a देती हैं, और पीछे हमने देख लिया हुआ कि मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह का होता है, Ax और B का।
ये हमारे पास रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किया, उससे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट रो में 2 -3 और 5 एंट्री थी और जो हमारे पास कॉलम था वो x1 x2 और x3 था। तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ तक ही हमने इसको करना था, सिर्फ ax इज़ इक्वल टू b की फॉर्म में मेंशन करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है। यहाँ पे भी हमारे पास जो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है उसमें 4 रोज़ दी गई हैं। हमने n रोज़ के लिए देख लिया हुआ है, तो इसी तरह से इसके लिए जब करेंगे, अब यहाँ पे x1 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे जो एंट्री नहीं दी गई वो ज़ीरो है। जैसे यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि x2 की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे। यहाँ पे x3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x3 ज़ीरो है, यहाँ पे x1 ज़ीरो है। तो इसको अब लिख लेते हैं। यहाँ पे अब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x2 ज़ीरो था, ज़ीरो आ गया। यहाँ पे x3 ज़ीरो था, यहाँ पे हमारे पास x1 ज़ीरो था और बाकी जैसे भी एंट्रीज गिवन थी हमने वो सारी एंट्रीज यहाँ पे मेंशन कर दी। इन्हीं क्वेश्चंस की तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए और पार्ट बी भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 और 14 में हमारे पास यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स इक्वेशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ये वाला, अब आपको ये फॉर्म दी गई है और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास गिवन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज़ इक्वल टू 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज़ इक्वल टू 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसकी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी, ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने पार्ट 1 किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ के इफ़ एनी दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जी, यहाँ पे अब ये है कि हमने के, हमारे पास एक अननोन नंबर है और हमें यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस दी गई हैं 15 और 16, ये सेम क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर आप दूसरी तरह से करना चाह रहे हैं कि इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन पहले करना चाह रहे हैं तो इसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने जो हमारे पास सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स दिया गया था, इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये माइनस है, ये भी तो यहाँ पे अब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया k+1, k+2 एंड -1। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये आपके पास k+1 एक वैल्यू है, k+2 एक वैल्यू है और -1 एक वैल्यू है। अब आपके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, k² प्लस k +2 आ जाएगा एंड -1। अब 2 - 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे k² + 2k आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम k की वैल्यू को रखें तो हमारे पास आंसर 0 आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो है वो राइट साइड पे 0 गिवन था, उसके इक्वल लेके आना है हमने। तो मैंने पहले 1 रख के देखा, 1 रखा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1 + 2 + 1, तो 4 आ गया। 0 रखते हैं तब हमारे पास 1 आ जाता है। अगर पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखूँगी तो हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेगेटिव में जब मैंने यहाँ पे -1 रखा तो -1 पावर 2 1 आ गया, 2 × -1 -2 आ गया। ठीक है, और +1, अब ये है 2 - 2 बन गया, 1 + 1 2 एंड ये -2,
तो यहाँ पे आ गया 2 - 2 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना है उसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं और सिंपल 0 के साथ भी। इसी तरह से ही हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है मैट्रिक्स की। तो आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल के साइन के साथ है तो इनको इक्वेट कर सकते हैं कि a = 4 है, 3 = d - 2c है, -1 = d + 2c एंड a + b = -2। यहाँ से डायरेक्टली हमें a = 4 की वैल्यू तो मिल जाती है। यहाँ पे देखें d - 2 है, यहाँ पे d + 2 है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो d की वैल्यू निकल सकती है। और यहाँ पे जब हम a + b में वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास b का रिजल्ट निकल आता है, b = -6 आ गया। 2 और 3 को हमने ऐड किया तो d = 1 आ गया। इसी तरह से अब देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है, c की वैल्यू रह गई है। c की वैल्यू के लिए या तो d + 2c में d की वैल्यू पुट कर दें या फिर d - 2c में d की वैल्यू को पुट कर दें। मैंने इक्वेशन जो 2 है उसमें वैल्यू को पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया c = -1। तो a, b, c और d की वैल्यूज़ निकल आई। सेम क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया और उसकी वैल्यू ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन ईच पार्ट फाइंड अ 6x6 मैट्रिक्स। कि हर जो हमारे पास पार्ट दिया जाएगा 23 का, उसमें 6x6 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। मीन्स कि इसमें 6 ही रोज़ होंगी और 6 ही कॉलम्स होंगे। दैट सेटिस्फाई द स्टेटेड कंडीशन, मेक श्योर योर आंसर एज जनरल एज पॉसिबल बाय यूजिंग लेटर्स रादर दैन स्पेसिफिक नंबर्स फॉर द नॉन ज़ीरो एंट्रीज। यहाँ पे अब जनरल फॉर्म कहा गया है, तो जब हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो a11, a12, a13 एंड सो ऑन लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है वो दिया गया है aij = 0 इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। अब aij है और यहाँ पे कहा गया है कि aij तब 0 होगा जब i इज़ नॉट इक्वल टू j होगा। तो इसका मतलब है कि जब i इज़ इक्वल टू j है तब ये हमारे पास जो नंबर है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने a11 लिया, जब हमारे पास a12 आया तो जब i इज़ नॉट इक्वल टू j है तो उसका आंसर 0। तो इस तरह से हमने ये 6 रोज तक इस जो है वो वैल्यू को फॉलो किया और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म निकल आई इसकी, जहाँ पे i और j डिफरेंट है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया है, और जहाँ पे i और j दोनों सेम है वहाँ पे हमने उसकी जगह पे ये नंबर मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक नंबर। यहाँ पे इसके पार्ट्स मेंशन है कि i j इज़ इक्वल टू 0 इफ़ i इज़ ग्रेटर देन j। कि i j आप पहले एक पूरा मैट्रिक्स बना लें, a11, a12, a13, a14, a15 एंड a16 सो ऑन टू यहाँ तक, ठीक है। 6x6 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब i इज़ ग्रेटर देन j, तो जब हमारे पास i की वैल्यू j से बड़ी होगी तो वहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो 0 आ जाएगा वहाँ पे। तो i इज़ ग्रेटर देन j मीन्स कि जब 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 2 1 का मैट्रिक्स मैं देख रही हूँ, a21 की जगह पे 0 आ जाएगा b के पार्ट में। इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे। aij इज़ इक्वल टू 0 इफ़ i इज़ लेस देन j, मीन्स कि व्हेन j इज़ ग्रेटर देन i है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स 0 बन जाएंगे। आप कंपेयर करेंगे जब हमारे पास i की वैल्यू 2 है, ठीक है, और j की वैल्यू 3 है, 2 इज़ लेस देन 3, या आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं कंडीशन ले रही हूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो मैट्रिक्स की जो टर्म होगी, कोफिशिएंट होगा, वो 0 बन जाएगा वहाँ पे। अगर ये 4 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी 0 आएगा। और इसी तरह से हम सो ऑन बाकी के जो है वो
फॉर्म उसके नंबर्स हैं उनको चेक करते जाएंगे। लास्ट डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ये पार्ट आपको करवाने लगी हूँ यहाँ पे कि इफ़ मोड ऑफ आई माइनस जे इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स कि हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है तो वो मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो फिर भी ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें A11, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा एंड 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है। A12 1 माइनस 2, ठीक है, तो -1 आ गया, 1 आ गया, 1 इज़ ग्रेटर देन 1। ये पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि इक्वल का साइन होता तो फिर हमारे लिए ये 0 आ सकता था। अब यहाँ पे A13 है तो 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, उसकी जगह पे 0 आ गया। इसी तरह से ये बाकी टर्म्स भी 0 आ जाएंगी। अब नीचे A21 है, यहाँ पे जब हम 2 1 करते हैं 2 माइनस 1 1 आ जाएगा एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम यहाँ पे 0 रख देते। अब इक्वल नहीं लिया गया इसलिए हम यहाँ पे इसको A21 रख देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 माइनस 2, जब पुट करेंगे तो 0 आता है, 0 इज़ ग्रेटर देन 1 नहीं, तो ये हमारे पास यहाँ पे A22 आ गया। यहाँ पे 2 माइनस 3 करते हैं तो -1 आ जाता है, दोबारा से हमारे पास यहाँ पे आ गया कि 1, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी जाएगी। नेक्स्ट है 2 4, 2 माइनस 4 -2 एंड -2 का मोड लिया तो 2 आ गया, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से सारी एंट्रीज आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास सेम है और यहाँ पे लेकिन मैट्रिक्स जो दिया गया है वो है हमारे पास 4/4 का मैट्रिक्स। 4/4 का मैट्रिक्स लेना है और ये वाली कंडीशंस हमने वहाँ पे अप्लाई कर देनी है। सेम क्वेश्चन है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 23 देखा है। 27 हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें कहा गया है कि हाउ मैनी 3/3 मैट्रिक्स ए कैन यू फाइंड सच दैट ए दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस। तो जब हम ए और दिस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स एक्स वाई जी हमें दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आए फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे मौजूद हों, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मौजूद होंगे और ये नंबर ऑफ रोज़ हम देखते हैं। जो नंबर ऑफ रोज़ 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 3 मेंशन कर दिए। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ए की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन ये निकले। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो चूज़ करना है कि कौन सी वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास ये इसके इक्वल आए। x प्लस वाई है तो इसका मतलब है कि z नहीं है यहाँ पे, तो z A13 जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पे भी A13 0 होगा, ये सारा ही फैक्टर 0 है, तो इसका मतलब है कि A31 A32 और A33 तीनों ही 0 हैं। तो हम इनकी वैल्यूज़ को ले लेते हैं, ये इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि हमने A11 की जगह पे 1 रखा, A12 की जगह पे 1 रखा, तो वो इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन गया। यहाँ पे हमने A21 रखा, A22 -1 रखा, x माइनस वाई, सेम वैल्यू आगे जैसे ऊपर थी हमारे पास क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू 0 रखी तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ए का वो हमारे पास ये निकल आता है कि ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जी के साथ तो हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। सेम क्वेश्चन है और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू को कंसीडर करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जी के साथ इस तरह से कि एक्स वाई आए आपके पास और नेक्स्ट जो है वो 0 0 फैक्टर बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 की तरह